हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्लाइस जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे आने वाला है आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको परिचय कराता हूँ ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से। ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये एक राजनीतिक और अर्थनैतिक संगठन है 27 देशों की। ठीक है, जो कि यूरोप में मौजूद है। यहाँ का जो टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है ना, वो 53 करोड़ है, जो कि इंडिया का आधा भी नहीं होता। 27 देश मिलके 27 देशों की जनसंख्या है, पर ये इंडिया का आधा नहीं है। तो यही से आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ का जो टोटल जीडीपी है ना, वो 18.8 ट्रिलियन है। तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईयू कितना अमीर है। ठीक है, यहाँ का तो हम सभी को पता है कि यूरोप को एक अमीर महादेश माना जाता है, यानी कि यूरोप महादेश में ज़्यादातर देश सभी अमीर ही है। ठीक है, जो कुछ ही देश है जो गरीब है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अगर हम कुछ भी हॉलिडे प्लानिंग करते हैं कहीं पे भी जाने की, तो ज़्यादातर यूरोपियन देश ही होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस या लंदन। मतलब यूरोप में ऐसा बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो जहाँ पे लोग हॉलीडे अपना बिताना चाहता है, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सा देश सदस्य है। ठीक है, तो जहाँ ओरिजिनल मेंबर्स यानी कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है, इसे आप फाउंडिंग मेंबर्स भी कह सकते हैं। 1958 में जो भी ओरिजिनल मेंबर्स है वो है 6। ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स। ठीक है, उसके बाद जो जो भी बाद में ज्वाइन किया उन सभी देशों को मैंने यहाँ पे नीले रंग से दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। हाँ, वो सभी देश बाद में सदस्यता प्राप्त की ईयू की। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डेनमार्क, आयरलैंड, यूके। हालांकि मैं आपको बता दूं यूके ने छोड़ दिया ईयू को सदस्यता। ठीक है, तो ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, साइप्रस, चेकिया, इस्टोनिया, हंगरी, लतविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बल्गेरिया, रोमानिया और क्रोएशिया। तो ये आप देख लीजिए यूरोपियन यूनियन का मैप। आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे बॉर्डर बनाया हुआ है हर देश का और नाम भी लिखा हुआ है। और आप राइट साइड में देखिए, इस राइट साइड में आपको सभी देशों को एक साथ बिना कोई बॉर्डर के आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी तो नहीं है, फिर भी अगर आप जान लेते हो मैप के जरिए तो अच्छा है। और यहाँ पे देखिए यूके को मैप को लाल रंग में, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मैप को लाल रंग से रंगा हुआ है, क्योंकि इसने ब्रेग्जिट करके 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अपना सदस्यता निकाल दिया। इसी के चलते ईयू में अब सिर्फ 27 देश ही सदस्य है, यूके को छोड़ के। ठीक है, मैंने वहां पे लिस्ट में 28 देश लिखा था ना, उसमें यूके को किस रंग में लिखा था? लाल रंग में, क्योंकि आपको भी पता चले कि हाल ही में यूके ने ईयू से अपना सदस्यता निकाल लिया ब्रेग्जिट करके। ठीक है, हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि यूरोप के सभी देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप के सभी देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, जैसे कि नॉर्वे, बेलारूस, यूक्रेन, अल्बानिया जैसे बहुत देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, यूरोप के देश होते हुए भी। ठीक है, यूरोप का देश होने से ये जरूरी नहीं है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने, पर यह बात सच है कि बहुत से यूरोप के देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए कि यूरोप के सभी देश यूरोपियन यूनियन में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप का सभी देश यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है, और यूरोपियन यूनियन एक संगठन है और यूरोप एक महादेश है। ठीक है, तो यूरोप महादेश में बहुत से ऐसे देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके एम्स और वैल्यूज के बारे में यूरोपियन यूनियन के। तो आपको एम्स और वैल्यूज यूरोपियन यूनियन के जानने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि यूरोप में ऐसे ऐसे वार हुआ है पहले, जिसने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कहाँ पे हुआ भैया? सब यूरोप में ही तो हुआ है ना। तो आप समझ सकते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कितना नुकसान हुआ पूरा यूरोप को। और
एक बात समझिए, जहाँ पे भी वार होता है वहाँ पे लोग मरते ही है, और जो भी लोग मरता है उन लोगों का कोई भाई बहन बाप बच्चा कोई ना कोई रिश्तेदार होता ही है। तो दो बड़े बड़े वार के बाद ना यूरोप तंग आ चुका था इन वारों से, ठीक है, इन जंगों से, ठीक है, इन जंगों से तंग आके अभी अभी क्या है कि दोनों वार में बहुत से लोग मरे, उन बहुत से लोगों के बहुत से रिश्तेदार होते हैं, उन बहुत से रिश्तेदार बहुत ही दुख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि यूरोप में कितना ज्यादा लोग दुखी हुए होंगे उन लोग की, बहुत से जो बहुत लोग मरने के कारण, ठीक है। दो ऐसा बड़ा बड़ा युद्ध हुआ यूरोप में जिसने पूरे यूरोप को ही तबाह कर दिया, ठीक है। तो इसी के चलते सभी जो यूरोपियन देश है ना, उन लोग के बीच एक फीलिंग्स आई, क्यों ना हम यूरोपियन एक देश की तरह रहे, ठीक है। जो यूरोप जो आपको एक बात हाँ, और एक बात बता दूं आपको, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था ना, उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी चीज दुनिया में हद से ज्यादा करना नहीं चाहिए, अगर आप करते हो तो वही चीज आपके लिए हराम बन सकता है, ठीक है। इसीलिए वो जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है ना, जो अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा प्यार, उसी ने यूरोप को दबाया था, ठीक है। तो आप जर्मन के ही देख लीजिए कि नाजी पार्टी ने इन सभी जर्मन के लोगों को इतना उकसाया अपने देश के, मतलब ऐसे सोचने लगा, सभी अपने पड़ोस के देशों को दुश्मन की तरह देखने लगा जर्मन के सिटीजन ने, ठीक है। तो इसी के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो इसी तरह ना कोई भी चीज की लिमिट होती है, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो वही चीज आपके लिए हराम बन जाता है। तो अब हम जानते हैं एम्स एंड वैल्यूज के बारे में यूरोपियन यूनियन के। टू ऑफर ईयू सिटीजन्स फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स व्हाइल आल्सो कंट्रोलिंग एक्सटर्नल बॉर्डर्स, ठीक है। तो यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के सभी नागरिकों को आज़ादी, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना बिना कोई इंटरनल बॉर्डर्स के। बिना कोई इंटरनल बॉर्डर्स का मतलब से ये है कि यूरोपियन यूनियन के किसी भी सदस्य देश के आप नागरिक हैं तो आपको किसी भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश में जाते समय कोई भी वीज़ा या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक सिंपल आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली एक देश है और मुंबई एक देश है, हाँ, और आप दिल्ली से मुंबई आप दिल्ली के रहते हो और आपको मुंबई जाना है, तो आपको वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। पर वहाँ पे क्या होता है कि राज्य की तरह बन जाता है, आपको अभी दिल्ली और मुंबई जाने में कोई भी पासपोर्ट या फिर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक देश है, ठीक है। हालांकि यूरोपियन यूनियन एक देश नहीं है, ये एक संगठन है। इसके वजह से क्या होता है कि सभी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में जाते समय कोई भी वीज़ा या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूरोपियन यूनियन की वजह से, ठीक है। तो अगर आप फ्रांस के रहने वाले हो और आपको जर्मनी में जाना है तो आपको कोई भी वीज़ा या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इससे भी और एक बड़ी बात है कि आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी सदस्य देश में जाके व्यापार कर सकते हो, वहाँ पे पैसा कमा सकते हो बिना कोई वीज़ा या फिर कोई रुकावट के। और उससे बड़ी बात यह है कि आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी सदस्य देश में आप जाके सेटल हो सकते हो, यानी कि आप किसी भी देश में उस देश के, मतलब यूरोपियन यूनियन के किसी भी सदस्य देश की आप नागरिकता ले सकते हो आराम से, बिना कोई दिक्कत के। अगर आप कोई भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश की नागरिक है तो अगर आप फ्रांस के हैं तो आप जर्मन में आराम से आप नागरिकता ले सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों ही यूरोपियन यूनियन की सदस्य है, ठीक है। टू वर्क टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, इसका मतलब यह है कि यूरोप की प्रगति के लिए काम करने के साथ साथ समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। टू इस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक यूनियन विद द यूरो एज इट्स करेंसी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यूरो को सभी यूरोपियन यूनियन की सदस्य देशों में एक मुद्रा की तरह यूज़ करना। हालांकि सिर्फ 19 देश है यूरोपियन यूनियन की जो कि यूरो को अपने पैसे या फिर मुद्रा की तरह यूज़ करता है, ठीक है। तो बाकी 8 देशों में यूरो चलता नहीं है। अगर आपके पास यूरो है तो आप यूरोपियन यूनियन के 19 देश में उस यूरो को चला सकते हैं, जैसे कि आयरलैंड, फ्रांस, इस तरह, ठीक है। तो बाकी बहुत से देश है जहाँ पे यूरो नहीं चलता। हेल्प पीपल अर्न इनफ मनी एंड गेट ट्रीटेड फेयरली, इसका मतलब ये है कि सभी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की नागरिकों को पैसा कमाने में मदद करना ताकि उन लोगों की अच्छी ज़िंदगी बीत सके, ठीक है। स्पीक फॉर द यूरोपियन यूनियन ऑन द इंटरनेशनल सीन, इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करना, ठीक है।
और इंट्रोड्यूस यूरोपियन सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया है ना कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक संगठन है, पर ये एक देश की नागरिक की तरह भी काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, आप अगर किसी भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश में जाते हो तो आपको कोई भी वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप किसी भी यूरोपियन यूनियन देश की सदस्य देश की नागरिक है तो। ठीक है, तो डेवलप यूरोप एज एन एरा ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। तो यूरोप को एक ऐसा जगह बनाना जहाँ पे आज़ादी, सुरक्षा और न्याय हो। मेंटेन एंड बिल्ड ऑन एस्टाब्लिश्ड ईयू लॉ। ठीक है, यहाँ पे एस भूल गया, शायद लॉस होना चाहिए। तो जो भी ईयू की कानून बनाया गया था उन सभी को बनाए रखना। तो अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की बॉडियों के बारे में। ठीक है, तो एक है दी यूरोपियन पार्लियामेंट, दूसरा है दी यूरोपियन काउंसिल, तीसरा है दी काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और यूरोपियन कमीशन है, दी यूरोपियन कोड ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो और एक है आखिर में जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये सब कैसे काम करता है वो सब मैं नेक्स्ट फोटो के साथ आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, एक थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, पर संगठन होते हुए भी इसका एक खुद का पार्लियामेंट है जो कि सभी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन काम कैसे करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सब ब्रांच कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको 3 भागों में बता हुआ दिखेगा। एक है गाइडेंस, और दूसरा है एडवाइस, और तीसरा है डिसीजंस। गाइडेंस कौन करता है? यूरोपियन काउंसिल। और एडवाइस कौन देता है? इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिटी ऑफ द रीजन्स। ये दोनों एडवाइस देता है। और डिसीजंस कौन लेता है? यूरोपियन कमीशन, द काउंसिल ऑफ द ईयू, यूरोपियन पार्लियामेंट। ये तीनों मिलकर डिसीजंस लेता है। और यूरोपियन कोड ऑफ जस्टिस, आपको तो ये पता ही होगा कि सभी कानून के जो भी मामले हैं वो सब यूरोपियन कोड ऑफ जस्टिस देखता है। और ये 7 ब्रांच जो है यही यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथन करता है, यही यूरोपियन यूनियन को एक मजबूत संगठन बनाता है। ठीक है, तो अब हम सब कुछ जान चुके हैं ईयू कैसे काम करता है। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ईयू कैसे बना। तो ठीक है, इसका जो ओरिजिन है ना, इसका जो शुरुआत हुआ था ना, वो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसे ECSC के नाम से भी जाना जाता है, और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों संगठनों से ये यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई, जो कि 1991 पेरिस समझौते और 1997 के रोम समझौते से शुरुआत हुआ। ठीक है, जो इसका जो ओरिजिनल मेंबर था, जिसे फाउंडिंग मेंबर्स भी कहा जाता है, वो है बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नेदरलैंड्स एंड वेस्ट जर्मनी। यहाँ पे वेस्ट जर्मनी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उस समय जो है वो जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट की बात करने से पहले एक बात बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये तो बाद में बना। पहले ये जो ट्रीटी ऑफ रोम और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ था ना, वहीं से शुरुआत हो चुका था यूरोपियन यूनियन का। तो 1957 में क्या हुआ कि यूरोपियन कमीशन बना। उसका जो पहला प्रेसिडेंट है ना, उसी को फाउंडिंग फादर भी माना जाता है यूरोपियन यूनियन का, और पहला प्रेसिडेंट भी, क्योंकि उसी से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई। यूरोपियन यूनियन तो छोटे छोटे संगठन मिलके बाद में यूरोपियन यूनियन बनाना, पहले तो यूरोपियन यूनियन नहीं बना। यूरोपियन यूनियन तो 1993 में आके बना। ठीक है, ये जो यूरोपियन कमीशन था ना, इसी को यूरोपियन यूनियन का पहला रूप माना जाता है, यानी कि इसी से शुरुआत हुआ है, इस तरह माना जाता है, क्योंकि इसी से शुरुआत हो चुका था यूरोपियन यूनियन का बनना। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है वो 1993 में बना था। जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम था वाल्टर हेस्टिंग, और जो अभी अभी का प्रेसिडेंट है उसका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि 1 दिसंबर 2019 से है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है उसका वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और ईयू को बनाया गया था 1 नवंबर 1993, यानी कि 1 नवंबर 1993 मैस्ट्रिक्ट, नेदरलैंड्स पे। ठीक है, तो जानिए ये यूरोपियन यूनियन है ना, ये 1993 में बना। ठीक है, जो इसका पहला प्रेसिडेंट है वो कब है? 1958 से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूरोपियन कमीशन है ना, यही था फर्स्ट फेज यूरोपियन यूनियन का। तो इसी को कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।